जगाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। नो जेम्स नो, ये काम किसी नौसिखिए का नहीं और न ही हमारे साथ किसी ने मस्खरी किया। ये काम किसी शातिर क्रांतिकारी का, जो हमको ये बताना चाहता है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमको ढा सकता है। सुपरिटेंडेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो डर जाएगा विजय, और मैं उसके इसी डर का फायदा उठा रहा हूँ। उसे मजबूर कर रहा हूँ कि वो डर के इस पूरे मामले को दबा दे और आम जनता पे कोई अत्याचार ना करे। ये क्या बदतमीजी है? ये सीता और सावित्री का देश है, तुम्हारा इंग्लैंड नहीं है। विजय, मेरी और मेरे बाबूजी की कभी नहीं बनी, कभी भी नहीं। मान लो एक घर में बाप बेटे नहीं बल्कि दो विरोधी रह रहे हैं, लेकिन ये विरोध सिर्फ विचारों का है, सिर्फ विचारों का। वो अंग्रेजों के परम भक्त हैं और मैं अंग्रेजों की कैसी भक्ति करता हूं ये तो तुमने देख ही लिया। हाँ, मैंने देखा है, इसीलिए तो मैं क्या? इसीलिए तो क्या? बोलो ना विजय। नहीं, वो सही वक्त आएगा तो बता दो। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि कॉलेज के बाद क्या सोचा है तुमने? मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद तुमने क्या करने के बारे में सोचा है? ये तो मैंने तय कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा कुछ करूंगा जिससे भारत माँ के तन पे लिपटी ये गुलामी की जंजीरें टूट जाए। मेरा देश आजाद हो, बस यही मकसद है मेरा विजय, से एक मकसद। रणवीर, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिशों के हर छोटे बड़े सफर में हम सफर बनना चाहते हैं। मैं बन सकती हूँ? हाँ? जागते रहो। पुरानी यादों में इतना खो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। पर रणवीर, हम दोनों ने जो एक दूसरे से वादा किया है कि एक ही रास्ते पर चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, उसे मैं जरूर निभाऊंगी, जरूर। लेकिन इस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि तुम्हारी सुरक्षा, और उसका प्रबंध भी मैं कल करूंगी, रणभेरी के उस लेख को लिखकर। अरे गोपी, अरे सर, आप? पहले पिस्तौल अंदर रखो। हाँ हाँ, अरे सर,
आप कहाँ बार बार छुट्टी पे चले जाते हैं? आपको पता है सुपरिटेंडेंट साहब कितना नाराज होते हैं आप पे। तो बताओ क्या, घर परिवार छोड़ दे? मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर आप भी थोड़ा समझे ना सर, नौकरी है। मैं इलाहाबाद में था, वहां ऐसा तूफान देखकर आया हूं जिसका झोंका बहुत जल्द बनारस को भी अपने चपेट में लेने वाला है। तूफान मतलब? हाँ, एक ऐसा तूफान जो शब्दों की आंधी चलाता है, विचारों की बारिश करता है। अगर मुर्दा भी उसका भाषण सुन लेना तो देश के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसा कौन सा देश का मित्र पैदा हो गया जो अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेकर अपनी मौत खुद ही बुला रहा है? देश मित्र। देश मित्र? हाँ, देश मित्र। लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। वो गुप्त सभाएं करता है, लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा दिखाता है और हवा की तरह फौरन कहीं गायब हो जाता है। हवा की तरह फौरन गायब हो जाता है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा सर। उसका मौका बहुत जल्द मिलेगा गोपी सिंह। मुझे गुप्त सूचना मिली है, वो बहुत जल्द बनारस आने वाला है। आने दीजिए सर, आने दीजिए उसको बनारस। गोपी सिंह उसका इंतजार करेगा। अगर वो तूफान है तो गोपी सिंह भी आंधी है। सरदार कब आ रहे हैं फिर? पता नहीं सुन भाई, शायद 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ, पर हरि सिंह वाली खबर उनसे छुपाना हम लोगों के लिए टेढ़ी खीर हो। उनसे हमने कभी झूठ नहीं किया। अभी भाई उनके सामने तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी। नहीं सुन भाई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभय भाईजान ने यह तय कर लिया है कि वो सरदार को सारी सच्चाई बता देंगे हरि सिंह के बारे में। हाँ, पर वे ये भी तो बोले कि ये सच वे खुद ही बताएंगे। हम इस मामले में चुप ही रहे। मैं सोच रहा था कि अगर अभय भाई के ना रहने पर सरदार का हमसे सामना हो गया तो हम क्या करें? तो भाईजान ऐसा करना कि सरदार के सामने चुप ही रहना। बस अब अभय भाईजान के ऊपर सब छोड़ दो, क्योंकि अब जो करेंगे वही करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सही कह रहे हो। अभी अब सरदार के आने का इंतजार करते हैं। कौन हो भाई? अरे रामा, आज हम अपनी पिस्तौल पता नहीं कहाँ भूल आए, ऊपर से ये क्या मुसीबत। मुसीबत बाद में बोलना, ऐसा निकाल पहले। भाई मुझसे क्या दुश्मनी है? डाकू हो? इस भेष में तुझे नाचने वाले लग रहे हैं क्या? पैसा निकाल। हाँ, देता हूँ। पैसा! रुको रुको, देता हूँ। हमारे जेब में 9 रुपए 22 पैसे सब ले लो, पिंड छोड़ दो हमारा। रुको रुको रुको, इसमें से 2 रुपया ले लो, बाकी मैं वापस रख लेता हूँ। तुमको बेवकूफ समझते हो? घुसेड़ देंगे अंदर। ले लो। चलो, तुमको अपनी शक्ल भी दिखाई देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे?
आपका अपना गोपी सिंह। ये क्या बदतमीजी है गोपी सिंह? कोई से मजाक करता है अपने सीनियर से? तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं साहब से। आप मेरी शिकायत करेंगे? करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन क्या बोलेंगे साहब को? ब्रिटिश खुफिया विभाग के सीनियर डिटेक्टिव मिस्टर ब्रह्मा सिंह एक छोटे मोटे छुरे से डर गए। गोपी सिंह, मैं ना डरा वरा नहीं था, समझे? अच्छा। हाँ, मैं भी मजाक कर रहा था। हाँ। देखो, आज तो हम इस तरह का मजाक बर्दाश्त कर लिए, आगे से नहीं करेंगे। अरे वार्निंग दे रहे हैं हम तुमको। अरे सर, आप तो डरा रहे हैं, इतना क्यों गुस्सा रहे हैं सर? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब मुझे क्या पता था आप इतने बड़े डरपोक निकलेंगे। फिर वही बात, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा था। गनीमत समझो कि हमने तुम्हें गोली नहीं मार दी, किस्मत अच्छी थी, बच गए तुम। हाँ सर, वो बात तो आपकी एकदम सही है, किस्मत हमारी अच्छी थी, पर गोली मारने के लिए एक पिस्तौल की जरूरत होती है, वो तो होगी ना आपके पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ दिखाइए ना, दिखाइए, कहाँ है पिस्तौल? हाँ निकालिए निकालिए। क्या मिली नहीं सर? लगता है कि हम अपना पिस्तौल कहीं भूल गए, और ये इतनी बड़ी भूल है ना कि साहब तो हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। अरे बाप रे, आप पिस्तौल भूल गए मिस्टर ब्रह्मा सिंह, और इतनी बड़ी लापरवाही। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी पिस्तौल दे देता हूँ, आप हमारी पिस्तौल रख लीजिए, ये लीजिए। यार, हम तुम्हारी पिस्तौल लेके क्या करेंगे? अरे क्या सर, मेरी पिस्तौल आपकी पिस्तौल एक ही बात है ना, और मैं आपका अपना गोपी सिंह हूँ। क्या मैं आपके लिए इतना त्याग नहीं कर सकता सर? लीजिए। अरे यार, ये तो मेरी पिस्तौल है। लगता है तुम्ही ने। सर, गोपी सिंह चोर नहीं है। एक तो मैंने आपको पिस्तौल खोज के दी, ऊपर से आप अब मुझको ही बोल रहे हैं सर। आप दीजिए पिस्तौल, दीजिए, मैं वहीं पे वापस रख देता हूँ। लाइए, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप दीजिए सर। पर ये तुम्हें मिली कहाँ? अरे सर, वहां से जहां से अगर किसी और को मिल गई होती ना, तो आपकी नौकरी चली जाती। सुपरिटेंडेंट साहब की टेबल पर छोड़ कर गए थे आप, याद आया? अरे यार, बच गए आज तो। बच नहीं गए, बचा लिया गोपी सिंह ने आपको। चलिए आप बोलिए थैंक यू, बोलिए। थैंक यू गोपी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। सर देखिए, आप हमारे बड़े अफसर हैं, मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने ये इसके लिए किया ताकि ये गलती आप दोबारा ना करें, और अपनी पिस्तौल कभी भूले नहीं। आप खुद ही सोचिए, कोई रास्ते में क्रांतिकारी मिल गया होता और आपको उड़ा दिया होता, फिर? अच्छा, ये सब छोड़ यार, ये बताओ, देश मित्र का कुछ पता चला? सर, मछली जाल में आने ही वाली, बस उसको फंसाने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। जो गोपी सिंह बहुत जल्दी सोच लेगा। रणवीर पुलिस से बार बार दुश्मनी लेकर अपनी जान से खेल रहा है, और मैं चाहकर भी उसे समझाने नहीं जा सकती, क्योंकि माँ जाने नहीं दे रही। किस्मत ने भी क्या दिन दिखाया है। जो रणवीर बाबूजी को अपने बेटे की तरह प्यारा था, आज उसी रणवीर से माँ इतनी नफरत करती है। कितना फर्क है ना माँ और बाबा के स्वभाव में। बाबा, आज आपकी कमी आपकी बेटी को बहुत खल रही है। परसों बीत के उस बात को अगर ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। आप भाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको ज्ञान का वरदान दिया है। देख लीजिएगा बाबूजी, आपके इसी असाधारण योग्यता के कारण आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे मैं कहाँ फंस गई। सोचा था पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट से शादी हो रही है, खूब कमाएगा और मुझे भी खुशी से रखेगा, पर मुझे क्या पता था कि इस आदमी के बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। भाग्यवान समझने की कोशिश। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मामूली से अखबार में नौकरी कर ली अपने आदर्शों के चक्कर में। कभी ये भी सोचा 35 रुपए महीने में घर कैसे चलता है? और ऊपर से आज तो तुमने हद ही कर दी। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? बाबूजी, बात क्या हो गई? आ गई महारानी घूम के। हाँ? आप तो चुप ही रहिए, बड़ा तीर मार कर आए हो जो मुझ पर रुआब झाड़ रहे हो। माँ तुम शांति रखो, मैं बाबूजी से बात कर रही हूँ। बड़ा बाबूजी बाबूजी करती है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबूजी क्या कर कर आए? माँ तुम इतना भड़क क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारे प्यारे बाबूजी नौकरी छोड़ा है अखबार की। क्या? हाँ, और अब जो इतने से पैसे आते थे ना घर में, अब से वो भी नहीं आएंगे। भूखी रहना तुम। हाँ बेटा, ये सच है। दरअसल बात ये है कि वो अखबार वाले मुझसे कुछ आर्टिकल लिखने के लिए कह रहे थे जो अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन करता है और गांधी का विरोध, जो मेरे असूलों के खिलाफ है। मैंने मना कर दिया। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, उन लोगों ने जबरदस्ती की। क्या करता, लाचार होकर मैंने इस्तीफा दे दिया। बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो उसूल हैं वो तुम लोगों की जरूरतों पर भारी पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारी माँ का क्रोध सही है और मैं गलत। बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। आपके इसी आत्मसम्मान और ईमानदारी को देखकर आपकी ये बेटी आपको बस अपना पिता ही नहीं बल्कि अपना आदर्श मानती है। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हारी माँ ये सब बातों को नहीं समझती। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी चिंता सही भी है। भाई, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और मैं ढंग से पैसे दे नहीं पाता। बाबूजी, सिर्फ घर चलाना एक पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती। और बाबूजी, आप तो इस घर के मुखिया हैं। आपका धर्म है कि आप घर के सदस्यों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें। और आपने ये उत्तरदायित्व बहुत ही अच्छे से निभाया है बाबूजी। संसार का कोई भी पिता या पति इस तरह से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता जितना आपने किया है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी ये छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी और समझदार हो गई। हाँ? बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही है। देख बेटे, संस्कार और आदर्शों से तो पेट नहीं भरता ना। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी बिना पैसों के तो आएगी नहीं। जानती हूँ बाबूजी, पर इसमें हर्जी क्या है? फिलहाल यही होगा ना कि पैसों की तंगी से घर में कम रोटियां बनेंगी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम 3 लोग एक रोटी में मिल बांट कर खा लेंगे। और बाबूजी, यकीन मानिए, उस रोटी का स्वाद ही कुछ अलग होगा, क्योंकि उसमें आपकी ईमानदारी और स्वाभिमान की खुशबू बसी है। वाह वाह, क्या बात है बेटे, बहुत खूब। लोग भगवान से दुआओं में बेटा मांगते हैं, लेकिन जो भाग्यवान होते हैं उनके घर बेटी जन्म लेती है। लेकिन मेरा भाग्य तो उन भाग्यवानों से भी ज्यादा भाग्यशाली। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर में तो जैसी बेटी ने जन्म लिया। बाबूजी, पता है आप भाग्यवान क्यों हैं? आप भाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको ज्ञान का वरदान दिया है। वैसे ज्ञान का खजाना तो बहुतों के पास होता है, पर उन जादुई शब्दों को मोती में पिरोकर उन्हें बांट सकने की अद्भुत क्षमता केवल विलक्षण व्यक्तियों में होती है। और बाबूजी, आप उन चमत्कारी लोगों में से हैं। बाबूजी, ईश्वर जब किसी सच्चे इंसान की परीक्षा लेता है ना, तो उसे इनाम भी दिल खोलकर देता है। देख लीजिएगा बाबूजी, आपके इसी असाधारण योग्यता के कारण आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अवसर खुद आपके पास चल कर आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।
मिस्टर जॉर्ज, यू नो दिस, हमारा न्यूज़पेपर द राइजिंग सन इस कंट्री के सबसे टॉप न्यूज़पेपर में से एक है। यस सर। बट मैं अभी भी रिपोर्ट देख रहा था, वेरी स्ट्रेंज, हमें मिलने वाला रेवेन्यू पिछले 12 महीनों से लगातार गिरता जा रहा है। आई नो सर। इफ यू नो, देन आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? What is the reason behind this? सर, मैंने इसकी पूरी छानबीन की है और मालूम किया है। क्या मालूम हुआ? सर, बंगाल प्रांत का एक बहुत बड़ा रीडर क्लास है जो अब हमारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा। वे लोग आजकल हमारे राइवल न्यूज़पेपर इंडियन ग्लोरी के न्यूज़पेपर खरीद कर पढ़ रहे हैं। रियली? बट उस अखबार में ऐसी क्या खासियत है जो हमारे अखबार में नहीं? सर, उस अखबार में गोल्डन थॉट्स का एक कॉलम शुरू किया है। पब्लिक में वो काफी फेमस है। गोल्डन थॉट्स? ऐसा क्या था उस कॉलम में जो हिट हो गया? सर, पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर कमाल के आर्टिकल्स आते हैं। लोगों पर तो उसका नशा सा हो गया है। मैं समझ गया। फिर तो हम भी उससे मिलता जुलता कॉलम स्टार्ट करेंगे और फिर उस रीडर क्लास को फिर से कैप्चर करेंगे। सर, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन राइटर्स भी तो कमाल के होने चाहिए जिन्हें पूरा नॉलेज हो। तुम्हारी बात में दम है। अच्छा सुनो। यस सर। मैंने एक राइटर का नाम सुना है, लोग कहते हैं उसकी कलम में जादू है। मैं चाहता हूं तुम उससे बात करो और उस कलम को हमारे अखबार के लिए खरीद लो। ऑलराइट सर, बट उसका नाम क्या है? बाबूजी, चाय। हाँ बेटे, उसे वहां रखो और तुम बैठो मेरे पास। बेटा ये देखो, ब्रिटिश सरकार का साइमन कमीशन, जो हिंदुस्तानी को फुसलाने की मात्र चाल। समझ में नहीं आता? अगर ये हिंदुस्तानी आवाम की प्रबंध व्यवस्था और उनके अधिकारों के लिए इतने चिंतित है तो अपने कमेटी में एक हिंदुस्तानी को शामिल क्यों नहीं किया? कौन है? देवाशीष बैनर्जी का घर यही है? हाँ यही घर है, अंदर चले आइए। नमस्कार, मैं ही हूँ वो गरीब देवाशीष बैनर्जी, बोलिए। उनसे कहिए मैं सोचकर जवाब दूंगा। जाइए। बाबूजी, क्या हुआ? किसका खत है? खत नहीं, बुलावा है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार है द राइजिंग सन, उसकी ओर से। द राइजिंग सन? ये तो बहुत बड़ी अखबार है। वो चाहते हैं कि मैं उनका अखबार ज्वाइन करूं और उनके लिए एक रेगुलर कॉलम लिखूं। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने मना क्यों किया? हाँ हाँ, और वो लोग तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी देंगे, है ना? बात पैसों के नहीं है। ये अखबार अंग्रेजों की छत्र छाया में पड़ रहा है और मुझे सोचना होगा कि मैं वहां रहकर अपने विचारों की शुद्धता को बरकरार रख पाऊंगा, अपने देश की जनता को गलत और सही का ज्ञान दे पाऊंगा। मुझे इन कसौटियों पर सोचना होगा, जांचना होगा, परखना होगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। मैं सोचूंगा, देखूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। अरे कल शाम का दूध कहाँ से आएगा, उसका निर्णय ले लो पहले। घर में गिने चुने से पैसे बचे, अगर आपने जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया ना तो कल फाका करना पड़ेगा। क्यों बात बात में बाबा को ताना दे रही हो? बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंग्रेजों की चापलूसी करके कमाया गया रुपया भीख मांगने से भी अधिक बुरा है। अरे रुपया रुपया होता है, चाहे वो अंग्रेजों की भीख से हो चाहे कुछ और। रणवीर के बाबूजी को देखो, अंग्रेजों की चापलूसी करते करते कहां से कहां पहुंच गए। काश आप में भी थोड़ी सी अक्ल होती ना तो मैं भी आज राधिका बहन के जैसे हजारों में खेल रही होती।
अरे राधिका, ए राधिका, क्या हुआ? अरे मिठाई उठाई लाओ। मिठाई? क्यों, बेटे का रिश्ता तय कराए हो क्या? नहीं, ये समझ लो कि पिछले 1 साल से जिस दिन का इंतजार था ना, वो आज आ गया। मतलब? अरे भूल गई तुम, सरकार ने जो ओहदे बांटे ना, उसमें राय साहब से राय बहादुर बनने वाला हूँ मैं। ओह, अच्छा। ये देखो, अखबार पूरी लिस्ट छपी है। आदित्यनाथ, बनवारी लाल, नारायण दास, सोमेश्वर स्वामी। क्या हुआ? राधिका, इस लिस्ट में काफी लोगों के नाम छपे, लेकिन राय बहादुर की लिस्ट में मेरा नाम है ही नहीं। मतलब इन धूर्त अंग्रेजों ने आपको राय बहादुर नहीं बनाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंग्रेज लोग झूठ नहीं बोलते, और मैंने पूरे साल कलेक्टर साहब की जम के खिदमत की। उन्होंने खुद मुझे प्रॉमिस किया था। हेलो जैक्सन साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साहब उठ गए क्या? सोके? नहीं, हाँ, यस यस यस, कल रात को थोड़ा देर से। जी जी जैक्सन साहब, बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी, मेहरबानी करके आप ही बता दें। नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो आज टाइटल दिए गए हैं ना, उसमें से शायद गलती से अखबार में मेरा नाम छपने से छूट गया। मैं बस यही कंफर्म कर। क्या गलती से नहीं छूटा? मेरी जगह बट्टू रात को राय बहादुर बना दिया। लेकिन क्यों जैक्सन साहब, मेरा कसूर क्या है? मेरे बेटे के कारण? कौन, रणवीर? क्या किया उसने? लेकिन वो क्या हुआ? कल के लौंडे बटुकनाथ को राय बहादुर बना दिया, और मैं राय साहब का राय साहब रह गया। कलेक्टर साहब के वादे से उत्साहित होकर मैंने साल भर, 1 साल पूरा उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। उनकी गोरी मेम को हजारों रुपए के तोहफे इन्हीं हाथों से ले जाकर दिए। और जब मेरी मेहनत का इनाम पाने का दिन आया तो ये नतीजा निकला। अब तो आपको मालूम हो गया ना, ये अंग्रेज कितने मतलबी होते हैं। रणवीर सच कहता है। नाम मत लो उसका। बदमाश अंग्रेज नहीं, तुम्हारा लाडला रणवीर है, और तुमने जानबूझ के उसे बिगाड़ा। मैंने बिगाड़ा है या आपकी करतूतों ने? कभी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा है आपने, या ये सोचा है कि वो क्या चाहता है? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आज उसकी वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। अरे 1000 बार मैंने उससे कहा कि अंग्रेजों को नाराज मत करो, लेकिन नहीं, देशभक्ति का भूत सवार है उसके सर पे, जैसे हिंदुस्तान का राजा वही बनने वाला है। और ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने उसे शय दे रखी। कोई शय नहीं दी, मैं तो सिर्फ उसे आत्मसम्मान से जीने का तरीका सिखा रही हूँ। ओह शट अप! आने दो उसे। मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और सरेंडर करवाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा उससे। जैक्सन साहब ने कहा है कि अगर वो लड़का माफी मांगे और ये वादा करे कि आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे तो उसे माफ कर देंगे, और मुझे और आपको राय बहादुर बना देंगे। यानी कि मौका उसे नहीं, आपको खुद को दिलवाना चाहते हैं। राधिका! बाबूजी आप पे आए दिन ऐसे चिल्लाते रहते हैं, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, वो तुम्हारे बाबूजी है ना। ये कौन सा तरीका आपसे बात करने का उनका? ये मेरे और उनके बीच की बात है, मैं संभाल लूंगी। आप हमेशा यही बोल के मुझे चुप करवा देती है। रणवीर, भले ही तुम्हारी और उनकी सोच में फर्क हो, पर ये मत भूलो बेटा कि वो तुम्हारे बाबूजी है। उनकी इज्जत करना तुम्हारा धर्म भी है और संस्कार भी। क्यों ना हम एक पत्रिका शुरू करते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे आय का साधन बनेगा, बल्कि उसके माध्यम से
हम सही खबरें और अपना सही दृष्टिकोण जनता तक पहुंचा पाएंगे। राजेश्वरी बेटे, अरे बाबूजी, आइए। आप बहुत थके लग रहे हैं, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबूजी, ये लीजिए पानी। तेरी माँ कहाँ है? वो माँ सरोजनी चाची के यहाँ गई है, उनके यहाँ हवन है ना। मेरी वो अच्छा हुआ माँ घर पर नहीं है, वरना ये खबर सुनकर माँ आग बबूला हो जाती। कौन सी खबर सुनकर? कि आपने द राइजिंग सन अखबार की नौकरी को मना कर दिया है। कि तुझे किसने कहा? शायद आप नहीं जानते, पर मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इतनी अच्छी तरह से आपको जानती हूँ कि आपका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती हूँ। अब सोचने वाली ये बात ये है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा? बाबूजी, मेरे दिमाग में एक तरीका है। क्या? बाबूजी, क्यों ना हम एक पत्रिका शुरू करते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे आय का साधन बनेगा, बल्कि उसके माध्यम से हम सही खबरें और अपना सही दृष्टिकोण जनता तक पहुंचा पाएंगे। हाँ, वाकई तेरा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटे उसके लिए रुपए चाहिए जो हमारे पास है नहीं। बाबूजी, रुपए है। है? कहाँ है? किसके पास है? मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटी, ये रुपए तो तेरी माँ ने तेरे लिए। हाँ बाबूजी, ये वही रुपए हैं जो माँ ने एक एक करके इकट्ठे किए थे मेरे विवाह के लिए। लेकिन बाबूजी, फिलहाल इन पैसों से अखबार शुरू करना बहुत जरूरी है। नहीं बेटे, ऐसे नहीं हो सकता। तुझे नहीं पता, तेरी माँ ने ये रुपए पाई पाई जमा करके तेरी शादी के लिए रखे, ताकि तुझे इज्जत से डोली में बिठा के तुझे तेरे घर भेज सके। बाबूजी, मेरी इज्जत आप हैं और मुझे शादी वादी नहीं करनी। आप जिद मत करिए, फिलहाल तो हम इन पैसों से पत्र शुरू कर सकते हैं। बाबूजी, कुल 395 रुपए हैं। बेटा, ये तो बहुत कम, इससे काम नहीं होगा, क्योंकि 800 रुपए की तो प्रिंटिंग मशीन ही आएगी। फिर उसके बाद कागजात और भी ऊपर के खर्चे 350-400 मिलाकर कम से कम काम शुरू करने के लिए हमारे पास 1200 रुपए होने बहुत जरूरी है। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्यों ना हम इन पैसों से कागज और टाइप खरीद लें और फिर लखन चाचा के यहाँ प्रिंटिंग करवा लिया करेंगे, और फिर जब हमारी आमदनी शुरू हो जाएगी तो फिर उन पैसों से एक मशीन ले लेंगे। हाँ, ये ठीक है बेटे। तो एक काम कर,
रणवीर कहाँ जा रहा है बेटा? माँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना, वरना फिर तेरे बाबूजी गुस्सा करेंगे। अच्छा तो फिर तो और देर से आऊंगा। रणवीर ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम कह रही हो। चलता हूँ। अच्छा सुन, हाँ राजेश्वरी से मिला तू? नहीं तो क्यों? 3-4 दिन से वो इधर आई नहीं, पहले तो रोज मुझसे मिलने आती थी। अच्छा पता नहीं। तू घर पे रहता ही कितनी देर है? अच्छा सुन, अगर बाहर जाए तो उसके घर पे मिल के आना, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। माँ तुम राजेश्वरी की फिक्र कर रही हो? हाँ वो चुड़ैल है, वो खुद बीमार नहीं हो सकती, लोगों को बीमार कर सकती है। रणवीर गलत बात, तू हमेशा उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, और वो बेचारी तेरी कितनी फिक्र करती है, स्नेह करती है तुझसे। ऐसे लोग जो दिल से रिश्ता करते हैं बहुत अनमोल होते हैं बेटा, उनकी कद्र करनी चाहिए। जानता हूँ माँ, वैसे सच तो ये है कि मैं उसी के घर जा रहा हूँ, उसे खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? मुझे नहीं सुनाएगा? मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? ऐसी क्या बात है जो अभी नहीं बता सकता? अरे मेरी प्यारी माँ, पीछे पड़ जाती हो। मैंने कहा बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो। माँ बाद में बताऊंगा। क्या हो रहा है? रणवीर क्या क्या? तुमने मुझे मारा क्यों? मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ तो खुशी दिखाने का ये कौन सा तरीका हुआ? अगली बार से मैं भी यही क्या करूंगी। कर लेना बस। हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। अच्छा सोच लो, देखा ना मैं जब खुश होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। कोई हर्ज नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है। रणवीर एक थप्पड़ तो क्या, अगर मेरी जान ले लेने से भी तुम्हें खुशी मिलती है तो वो मैं तुरंत दे दूंगी, क्योंकि राजेश्वरी की मोहब्बत और उसकी जान दोनों तुम ही हो। राजेश्वरी मेरी हर खुशी हर दुख में मेरा साथ देती है। आज विजय के बारे में उसको बता देता हूँ, सुनकर खुश हो जाएगी और नाराज भी होगी कि मैंने इतनी अच्छी बात उसे इतनी देर से क्यों बताई। क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगे? आज वही तो बताने आया हूँ। तो बोलो ना। मैं जानता हूँ राजेश्वरी, जितना अच्छे से तुम मुझे समझती हो ना, और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आज तुम्हें वो बात बताने आया हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। लगता है आज वो दिन आ ही गया जब रणवीर अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करेगा और हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। रणवीर बोलो ना, क्या बात है? बोल दूं? हाँ बोलो। लेकिन तुम वादा करो तुम नाराज नहीं होगी। वादा? नाराज नहीं होंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। राजेश्वरी मुझे तुम्हें क्या रणवीर? बोलो ना रणवीर, बोलो। मुझे प्यार हो गया है। और जानती हो वो लड़की कौन है? राजेश्वरी, राजेश्वरी वो गुल्लक कहाँ है जिसमें रुपए थे? वो माँ, मैंने वो गुल्लक तोड़ दी। तोड़ दिया? अरे क्यों? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है उसमें क्या था? जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करती, जरूरत ही कुछ ऐसी थी। जरूरत ही कुछ ऐसी थी? अरे ऐसी भी क्या जरूरत थी जो तेरी शादी से बढ़कर है? तुझे पता है वो पैसे मैंने किस तरीके से इकट्ठे किए थे? आखिर किया क्या तूने उन रुपयों का? इतने सारे रुपए
कम से कम 250-300 तो हो गए उसमें। माँ ज्यादा थे, कुल 395 और 12 आने। हे राम, इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। खैर जाने दे, ला कहाँ है वो पैसे? माँ वो तो खर्च हो गए। मैंने अपने कई पत्रकार और साहित्यकार दोस्तों को आमंत्रित किया। वो मेरे अखबार के लिए लेख भी लिखेंगे और खबर जुटाने का काम भी करने के लिए सहर्ष तैयार। इसमें आप मेरा नाम भी शामिल कीजिए। कुल 27 रुपए बचे हैं, आले पर से उठा लो। आखिर तूने इतने सारे रुपयों का किया क्या? माँ खर्च नहीं किए, निवेश किए, रोजगार के लिए। कौन सा रोजगार? कौन करेगा? माँ बाबूजी। तेरे बाबूजी रोजगार करेंगे? तेरी मती मारी गई है क्या? उन्हें अक्ल भी है? अरे माँ बाबूजी में खूब अकल है, बस वे ईमानदार हैं इसलिए गलत जगह पे अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। और माँ बाबूजी तो पैसे ले ही नहीं रहे थे, वो तो मैंने जिद किया। और माँ एक पत्नी होने के नाते आपको उनका सहयोग करना चाहिए। देखो बेटा, मैं तेरे बाबूजी की दुश्मन नहीं हूँ, पर उन्हें रोजगार आता कहाँ है कि वो करेंगे? फिर कहीं ऐसा ना हो कि घर की सारी पूंजी भी डूब जाए और हम एकदम से। माँ आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबूजी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें अच्छे से आता है, और इस पूरे कलकत्ते में सबसे बेहतर। मैं और बाबूजी अपना अखबार निकालेंगे। अब कोई जरूरत नहीं है दूसरों के पास जाके तनख्वाह मांगने की। और फिर देखना, जब हमारा अखबार अच्छा चलने लगेगा तब हमारे घर में भी पैसे आएंगे और फिर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। माँ मैंने सही किया ना? गलत तो नहीं किया? लेकिन राजेश्वरी, मैं तुमसे सचमुच नाराज हूं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा। अरे मुझसे कहा होता ये गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं मदद कर देता। एक पल में तुमने मुझे पराया कर दिया राजेश्वरी। तुम मेरे लिए बिल्कुल पराये नहीं हो रणवीर। मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा है, तुम्हारे बाबूजी के रुपयों से नहीं। वो ठीक है, लेकिन रणवीर मेरे लिए मेरे बाबूजी के आदर्श सब कुछ है, और इस अखबार को निकालने में मैं किसी की आर्थिक मदद लेकर उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, भले ही वो तुम क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। अरे कैसे हो रणवीर बेटे? बिल्कुल ठीक। अरे जीते रहो, जीते रहो। बाबूजी, बाबूजी मैंने अखबार का मुख्य पृष्ठ तैयार किया है, जरा देखें। देखें, मेरी लायक बेटी ने क्या लिखा है? स्वाधीन भारत। बाबूजी नाम कैसा लगा? वाह बेटे, इतना सटीक और बढ़िया नाम तो मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया। और मैंने इसके लिए काफी मैटर लिख रखे हैं, बस आज ही हम इसे कंपोज करवा देंगे और बहुत जल्द काली माता की पूजा करने के बाद अखबार का शुभारंभ भी कर देंगे। लेकिन बाबूजी इतनी जल्दी? अगले अंक के लेख भी तो हमें तुरंत चाहिए होंगे ना? कैसे होगा बाबूजी? बेटे चिंता मत कर, सब हो जाएगा। मैंने अपने कई पत्रकार और साहित्यकार दोस्तों को आमंत्रित किया। वो मेरे अखबार के लिए लेख भी लिखेंगे और खबर जुटाने का काम भी करने के लिए सहर्ष तैयार। वाह क्या बात। चाचा जी, इसमें आप मेरा नाम भी शामिल कीजिए। अब देखिए, अखबार का नाम है स्वाधीन भारत, है ना? और ये तो मेरा सपना है कि हमारा भारत स्वाधीन बने, तो इससे जुड़ने से ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। और बेटे रणवीर, देखिए आप मना मत कीजिएगा। आप चाहे मुझे जो मर्जी काम दे दें, मैं बिल्कुल तैयार। ऐसा है बेटा कि तेरा जो बाप है ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन हम लोग के विचार बहुत अलग। ऐसा ना हो कि इस वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। आप उसकी चिंता मत करिए, बाबूजी से तो मेरी वैसे भी लड़ाई होती रहती, अब तो आदत सी पड़ गई है, तो एक बार और सही। बेटे ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, मैं तुम्हारा पारिश्रमिक कहाँ से दूंगा? ये देखिए,
ये है मेरा पारिश्रमिक। अरे बस चाची के हाथ की बढ़िया चाय मुझे रोज मिल जाए और क्या चाहिए। डिस्गस्टिंग। राधिका, राधिका, जी क्या हुआ? ये रद्दी अखबार कौन आया इस घर में? ये तो मुझे नहीं पता, मगर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे देखकर आप इतना लाल पीला हो रहे हैं? लाल पीला ना हो तो क्या करूं? देखो क्या वाहियात बातें छपी है इसके अंदर। ऐसा लगता है जैसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी अंग्रेज सरकार से। ये देखो क्या लिखा है, बंगाल जूट मिल के मजदूरों की हड़ताल दरअसल में सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। ऐसी नीतियां जिससे आर्थिक अव्यवस्था फैली और मजदूरों का हक भी मारा गया। और ये देखो आगे क्या लिखा, मजदूर अगर अपने हक के लिए धरने पर बैठते हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हक के लिए लड़ना हर मजदूर का फर्ज है। बकवास। तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? ठीक ही तो लिखा है, अपने काम का मेहनताना पाना हर एक मजदूर का हक है, और अगर सही समय पर। राधिका, तुम्हें तो मेरी हर बात काटने की आदत है। एक तो इसमें अनाप शनाप लिखा है, ऊपर से तुम इन्हीं का पक्ष ले रही। अरे मैं तो अपनी राय दे रही थी। हेलो। हाँ, बस मैं तो तैयार ही हो रहा था। हाँ, बस मैं 10 मिनट में पहुंचता जी। आपको लोग शब्दों का जादूगर कहते हैं, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो फिर तो मतलब वाकई इसमें दम है। वैसे चाचा जी, इस प्रशंसा का हकदार मैं नहीं हूं, कोई और है। ये विजया ने लिखा है। बाबूजी, बाबूजी, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बेटे? बाबूजी, हमारे अखबार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग इसके विचारों से सहमत होकर आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। देख ले बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। नहीं बाबूजी, हम दोनों की मेहनत। और हमारे हॉकर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। पहले ही दिन में सारी प्रतियां बिक गई। बेटे, हॉकर्स को उनका मेहनताना दिया ना? जी बाबूजी, सबको दे दिया, और सबको देने के बाद ये कुल 55 रुपए और 8 आने बचे। बेटे, ये सब पैसे अपने पास रख और इन सब का हिसाब लिखती रहना, ठीक है? अब हम अगले अंक से ही इसका सर्कुलेशन बढ़ाकर दुगना कर देंगे, और मुझे लगता है कि वो भी बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कमिश्नर सर के ऑफिस में एक सेक्रेटरी आया नहीं हजूर, आई है जेनी एंडरसन। बहुत ही खूबसूरत पटाखा है हजूर। लेकिन मेरा कसूर क्या? क्योंकि तुम नहीं है, और ये न्यूज़पेपर प्रिंट करके तुम पब्लिक को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मेरा कसूर क्या है? देखिए